good morning everyone. Welcome to the Atomic Structure lecture 4th class. In last class we have discussed about the Rutherford atomic model as well as maximum closest approach. So we were deriving the equation of the maximum closest approach and we got the result of r, the distance from the distance of the alpha particle where it returns from its path from the nucleus of given atom. So now this was the result. R is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 4 ZE square upon mv square, है ना. लास्ट क्लास में हमने ये डराइव किया था, आप जाके देखिए नोटबुक. और हमारे पास ये रिजल्ट आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने लिखी थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9. साथ में यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर 4 ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर. ये सारी चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये भी हमने डिस्कस किया था. लाइक Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द गिवन एटम, E चार्ज, M क्या है मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड V क्या है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन दिया हुआ है with what velocity should an alpha particle travel towards the nucleus of a copper atom so as to arrive at a distance of 10 to the power minus 13 meter from the nucleus of the copper atom. So ये क्वेश्चन है, हमने लास्ट क्लास में इस इक्वेशन को लिखा था. अब इस इक्वेशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है, ये एक अल्फा पार्टिकल है जो कि एक कॉपर एटम के न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है. अब ये इधर मूव करेगा तो हमने लास्ट क्लास में देखा था एक पॉइंट ए था, फिर वो उसकी तरफ मूव कर रहा है, रिपल्शन फोर्स बढ़ता जाएगा बिकॉज अल्फा पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव एंड न्यूक्लियस इज आल्सो हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज. तो सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्शन फोर्स होगा जैसे जैसे इसकी तरफ मूव करेगा ये, एंड आफ्टर दैट अपने पाथ पे वापस आ जाएगा. तो ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना था आर, और इसके लिए हमने एक डेरिवेशन किया था. ये वो पॉइंट था भी जहां से वो वापस आ रहा था. तो क्वेश्चन में बोल रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी शुड एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. ये एक अल्फा पार्टिकल है और ये अल्फा पार्टिकल किस वेलोसिटी के साथ, तो वेलोसिटी हमने लिया v, किस वेलोसिटी के साथ इस अल्फा, ये जो गिवन एटम है किसका एटम है, न्यूक्लियस ऑफ ए कॉपर एटम. तो ये कॉपर का एटम लिया गया है, तो जेड कॉपर के लिए क्या आ जाएगा 29 एटॉमिक नंबर फॉर कॉपर, है ना. कॉपर के लिए एटॉमिक नंबर 29. इस कॉपर एटम की न्यूक्लियस की तरफ ये अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है सो एज टू अराइव एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 टू द पावर माइनस 13 मीटर. यानी आर की वैल्यू आपको दे रखी है 10 टू द पावर माइनस 13 मीटर कि अल्फा पार्टिकल इधर मूव करे और ये किस वेलोसिटी से इसको भेजा जाए ताकि ये इस 10 की पावर माइनस 13 मीटर की डिस्टेंस तक जा सके, है ना. यहां तक जाएगा 10 की पावर माइनस 13 मीटर और उसके बाद वो अपने पाथ पे रिटर्न हो जाएगा. So as to arrive at a distance of 10 to the power minus 13 meter from the nucleus of the copper atom. तो न्यूक्लियस जो है कॉपर एटम का जो न्यूक्लियस उसकी 10 टू द पावर माइनस 13 मीटर के डिस्टेंस तक ये अल्फा पार्टिकल पहुंच पाए. ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है. आर की वैल्यू दे रखी है, वी कैलकुलेट करना है कि किस वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल मूव करेगा. तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसको अगर हम यूज करें सो r इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 4 ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर. यही था इक्वेशन हमारे पास. अब इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं यहां पे. सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इस जो हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज हैं. लाइक z कितना दिया हुआ है आपको 29. E की वैल्यू आपको पता है कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. देन m इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज इक्वल टू 4 AMU एंड इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg ये आएगा. 4 AMU से 4 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg ये पढ़ा है कन्वर्जन हमने. उसके बाद वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है. सो नाउ अब हम यहां पे फॉर्मूले में रखते हैं आर की जगह हमारे पास है 10 की पावर माइनस 13 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 m. उसके बाद 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के बाद हमारे पास क्या था 4 ZE स्क्वायर 4 Z की वैल्यू 29 E का स्क्वायर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
mv स्क्वायर, m इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, 4 mu, तो वैल्यू पुट करेंगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, देन v का स्क्वायर। अब ये v स्क्वायर हम इधर लेके जाते हैं, ये v स्क्वायर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 10 की पावर -13 हम नीचे कर सकते हैं, 4 से 4 को कैंसिल आउट किया हमने, तो हमारे पास क्या बचेगा 9 इंटू 29 इंटू 1.6। अब ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर है, तो हम इस स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 2.56, 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर जो 9 था वो मैं इधर लिख दिया, इंटू 10 की पावर -38 डिवाइडेड बाय ये 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, और साथ में ये वैल्यू पुट कर देंगे 10 टू द पावर -13। ठीक है, करेक्ट है। देख लीजिए 9 29 रखा, इसका स्क्वायर 2.56 रखा, 10 की पावर 9 एंड 10 की पावर -19 का स्क्वायर, वो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, देन 1.66 10 की पावर -27, साथ में 10 की पावर -13 इधर आ गया, v स्क्वायर यहाँ पे चला गया। अब v स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, साथ में 9 इंटू 10 टू द 9 इंटू 29 इंटू 2.56 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू ये कितना आ जाएगा -38 प्लस 9 10 टू पावर -29 डिवाइडेड बाय -13 -27 10 टू द पावर -40। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 29 इंटू 2.56 डिवाइड बाय 1.66 इंटू इसको हम कैलकुलेट करेंगे, -40 ऊपर जाएगा, -29 तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -29 प्लस 40, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 402.5 के अराउंड, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 11, देन v स्क्वायर 40.25 बन जाएगा 10 टू द पावर 12। अगर मैं इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दूंगा 40.25 तो 10 टू द पावर 12 बनेगा, देन v इज इक्वल टू √40.25 इंटू 10 टू द पावर 12। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट से निकालेंगे, इसका स्क्वायर 36 जाएगा, तो ये 40 दिया हुआ है तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 6.3 के अराउंड इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई, दिस इज द वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, 6.3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो उस फॉर्मूले का यूज करके हमने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल को किस स्पीड से भेजा जाए टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द कॉपर एटम, जिससे कि वो 10 की पावर -13 मीटर के डिस्टेंस तक पहुंच पाए, तो वो वेलोसिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो अल्फा पार्टिकल का मास हमने रखा वो डायरेक्ट 4 mu क्यों नहीं रखा, क्यों 4 mu को हमने kg में कन्वर्ट किया है, तो उसका सिंपल सा आंसर है सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर हम बाकी यूनिट्स को MKS में रख रहे हैं तो उसको भी हमें kg में कन्वर्ट करके ही रखना पड़ेगा, अगर आपने यूनिट अलग अलग रखी तो रॉन्ग आंसर आएगा, है ना। देन सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, करके आइएगा, दिस इज द होमवर्क। ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल है, ये एक अल्फा पार्टिकल जो इधर मूव किया यहां से वापस आया, इस बार मैंने जो एटम लिया हुआ है ये इसका न्यूक्लियस है, Z इज इक्वल टू 79, एटॉमिक नंबर कितना है 79, किसके लिए होता है, गोल्ड, Au से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, दिस वन ये हमने दिखाया पॉइंट ए जहां से अल्फा पार्टिकल मूव करेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एंड दिस इज द पॉइंट बी। आपके पास वेलोसिटी दी गई है 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इस बार वेलोसिटी दी गई है 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, एंड कैलकुलेट क्या करना है हमको, कैलकुलेट करना है हमको यहां से r डिस्टेंस, दिस r। ठीक है यार, आपको कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी दी गई है, तो वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल यानी एक अल्फा पार्टिकल है जो कि इस वेलोसिटी से मूव करेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम, एंड जब ये इधर मूव कर रहा है रिपल्शन फोर्स बढ़ रहा है, एक पॉइंट के बाद ये अपने पाथ पे वापस आ रहा है, तो इस पॉइंट से जहां से ये रिटर्न आ रहा है ये आर हमको कैलकुलेट करना है। तो इस आर के लिए आप सिमिलर वही क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला लगाएंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 4 ZE² अपॉन
एम वी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज आपको पता है, जेड की वैल्यू पुट करिए गोल्ड की, साथ में ई की वैल्यू पता है 1.6 10 की पावर -19, एम इज द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दी गई है। ये वैल्यूज पुट करके आर कैलकुलेट करके निकालिए कि कितना रेडियस है। ठीक है, ये होमवर्क है क्वेश्चन सबके लिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट। नोट में लिखा हुआ है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा इज गिवन बाय एन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर एंड साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। अगर आपको याद हो एक्सपेरिमेंट, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो गोल्ड की फॉइल थी, उस गोल्ड की फॉइल में जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा अपने पाथ पे मोशन कर रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि एक एंगल पे जिनका डिफ्लेक्शन हुआ था, जिसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, और फिर वो पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहे थे, है ना। तो ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जिस एंगल पे, अगर हम इसको थीटा बोले, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा इज गिवन बाय एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। जेड क्या है? जेड रिप्रेजेंट कर रहा है इस एटम का एटॉमिक नंबर, है ना, जिसपे हम स्ट्राइक कर रहे हैं। लाइक अगर हमने गोल्ड लिया है तो गोल्ड के रिस्पेक्ट में आएगा, जो कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में था। हम कॉपर के अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर रखेंगे। साथ में नीचे काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर एंड साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम इसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिखें तो क्या लिखा जाएगा? n इज इक्वल टू k लिख सकते हैं, जहां पे k कांस्टेंट हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई n के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे z एंड e भी जनरली हम ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको जनरली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि पूछा जाता है n जो है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो z एटॉमिक नंबर या फिर इस काइनेटिक एनर्जी के किस रिस्पेक्ट में, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर स्क्वायर रूट है या पावर में स्क्वायर है या पावर में क्यूब है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस रिलेशन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, बट हम सीधा इस पे क्वेश्चन करते हैं। So now n is directly proportional to z square kinetic energy sin to the power 4 theta by 2। हमने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 60 डिग्रीज 100 पर मिनट, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर मिनट एट एन एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 60 is 12 per minute, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर मिनट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज करके करना है। अब जो हमें दिया गया है क्वेश्चन, उसमें जेड तो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो एटम चेंज नहीं कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो इधर से जा रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल तो ये हमें दिया गया है एटम। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 60 डिग्रीज 100 पर मिनट के रिस्पेक्ट में, वहां पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एटम है उसी पे स्ट्राइक कर रहे हैं। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर मिनट एट एन एंगल 90 डिग्री। तो कुछ 60 डिग्री पे यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बट एटम यहाँ पे हम चेंज नहीं कर रहे हैं, और साथ में उसी वेलोसिटी के अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। तो सेम अल्फा पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ वहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं अल्फा, ये जो हमारे पास एटम है इस गिवन न्यूक्लियस पे, और उसके बाद ये 60 एंड 90 डिफरेंट एंगल्स पे यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमारे पास जेड भी कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, तो एन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। तो जनरली क्वेश्चन करते टाइम कि ये पूरा का पूरा ही पार्ट हमारे पास कांस्टेंट बनता है, जेड हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है वो वेलोसिटी हम वही रख रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है, बट जो डिफ्लेक्शन के एंगल है वो चेंज हो रहे हैं। तो वो हमारे पास नंबर निकालने हैं कि अलग अलग डिफ्लेक्शन पे चेंज होने वाले जो है अल्फा पार्टिकल, उनका नंबर क्या होगा।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं n फर्स्ट केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, थीटा दे रखा है आपको 60, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ n1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 60 अपॉन 2, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। देन सेकेंड केस में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल n2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन टू द पावर 4, सेकेंड केस में एंगल कितना दिया हुआ है 90 बाई 2, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सेकंड क्वेश्चन सबको करके आना है घर से, ठीक है, ये होमवर्क है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। देन n1 बाई n2 हो जाएगा सीधा सीधा, या अगर आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू का साइन रखेंगे, k आएगा कांस्टेंट, दोनों में सेम ही कांस्टेंट रहेगा। देन n1 बाई n2 साइन टू द पावर 4, ये ऊपर चला जाएगा 90 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 4 60 अपॉन 2। n1 आपको कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? So 100 अपॉन n2 इज इक्वल टू, नाउ ये हो जाएगा साइन 45 वैल्यू पुट करो पावर 4 डिवाइडेड बाय साइन 30 टू द पावर 4, 100 अपॉन n2 45 1 बाई रूट 2 पावर 4 साइन 31 बाई 2 पावर 4, हंड्रेड अपॉन n2 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 की पावर 4 हो जाएगा 1 बाई 4, एंड 1 बाई 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1 बाई 16, 100 बाई n2, ये 16 ऊपर जाएगा, 4 से कैंसिल आउट होके होगा 4, तो n2 कितना आ जाएगा आपके पास 25। तो दिस इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि 90 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट होंगे। सो नाउ हमने देखा, जो हमने कल डिस्कस किया था क्लोजेस्ट अप्रोच, उस पे क्वेश्चन, और फिर हमने एक देखा कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि डिपेंड करता है एंगल्स पे कि कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स थे? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था थॉम्सन मॉडल के ड्रॉबैक्स। रदरफोर्ड मॉडल के फर्स्ट ड्रॉबैक की अगर बात करें तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है मैक्सवेल की थ्योरी का, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड है। अब वो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं समझने का। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो आपको याद हो अगर हमने रदरफोर्ड मॉडल में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जो था, जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया उनके अकॉर्डिंग ये था कि हमारे सेंटर पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके सराउंड क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। जो मैक्सवेल थ्योरी थी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी अगर हम बात करें, मैक्सवेल ने ये बोला था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, स्मॉल चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है, और एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। अब एक्सेलरेटेड मोशन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होगी क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। अगर स्पीड सेम रखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। और एक चार्ज पार्टिकल जो कि एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, जब भी वो ऐसा करेगा तो वो हमेशा क्या करता है, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करता है। और अगर ऐसा होगा, अब ये आपने पढ़ा नहीं है तो ये आप आगे फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, मैक्सवेल ने अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी उसमें ये बताया था, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप फिजिक्स में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि मैक्सवेल की क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी थी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये बोला कि चेंज इन वेलोसिटी से एक अल्फा पार्टिकल या कोई भी स्मॉल पार्टिकल अगर एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। एनर्जी इमिट करने का मतलब क्या है कि एनर्जी को रिलीज करेगा। एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसा कर रहा है तो ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा तो कंटिन्यूअसली इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, भाई बाहर से तो कहीं एनर्जी मिल नहीं रही है, तो अगर ये एनर्जी निकालता जाएगा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और अगर एनर्जी कम होती जाएगी तो इसका जो पाथ है वो क्या होता जाएगा, एक स्पाइरल मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूअसली वो अपने पाथ पे मोशन नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होगी तो वेलोसिटी कम होती जाएगी।
अगर ये एनर्जी बाहर निकालता जाएगा तो इसकी टोटल एनर्जी कम हो रही जा रही है, जिसके रिस्पेक्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कम होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी मतलब वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो एक स्पाइरल मोशन करता हुआ लास्ट में आके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। और अगर ये न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर गया तो क्या होगा, एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा। तो ये मैक्सवेल थ्योरी थी, ये रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक है, क्योंकि मैक्सवेल की जो थ्योरी है वो करेक्ट है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन करता है तो वो हमेशा कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन भी ऐसा कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और साथ में ये एक एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करेगा, और अगर एनर्जी इमिट करेगा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी कम होती जाएगी और ये एक स्पाइरल मोशन करता हुआ लास्ट में न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए, है ना, बट ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एटम का एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा, बट एटम तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो रदरफोर्ड से पूछा गया कि आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंड में घूमता है, अगर वो घूम रहा है न्यूक्लियस के सराउंड में तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि वो एक चार्ज पार्टिकल है, एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है, तो एनर्जी इमिट करेगा, और अगर एनर्जी इमिट करता जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिसकी वजह से वो लास्ट में फ्यूज कर जाएगा। तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं दे पाए, जो कि इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक में मैं सीधा सीधा एक लाइन लिख सकता हूं, it doesn't follow Maxwell it does not follow Maxwell electromagnetic theory according to which it does not follow Maxwell electromagnetic theory, लिखता हूं यहां पे पूरा, according to which when a charge particle moves with acceleration, then it does not follow Maxwell electromagnetic theory according to which when a charged particle moves with acceleration, then it continuously emit energy in the form of radiation। ठीक है, तो ये मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, अकॉर्डिंग टू विच व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद एक्सीलरेशन देन इट कंटिन्यूअसली इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और अगर ऐसा होगा तो मैं फिर बता रहा हूं, अगर ये एनर्जी इमिट करेगा, है ना, ये जो हमने यहां पे बनाया है, इस चीज को आप पढ़िए और समझिए कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद एक्सीलरेशन देन इट कंटिन्यूअसली इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली अगर अपनी एनर्जी इमिट करेगा तो ये एक स्पाइरल मोशन करेगा और लास्ट में जाके फ्यूज कर जाएगा न्यूक्लियस के साथ, और अगर ऐसा हुआ तो एटम का एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा। सो इस चीज को रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता, जो कि क्या है, इसका फर्स्ट ड्रॉबैक है। क्लियर सबको? अब मैं इसको रफ करता हूं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड ड्रॉबैक। सेकेंड पॉइंट है it could not explain the line spectra of atom। it could not explain the line spectra of atom। ठीक है, ये एटम के लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करता। अब ये क्या है, अब ये हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे इस रदरफोर्ड मॉडल के बाद, कुछ चीजें पढ़ने के बाद हम थर्ड मॉडल पे आएंगे, जो कि हमारा थर्ड मॉडल होगा बोर्स मॉडल। वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपको अगर याद हो कि जब हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा तो हमने ये पढ़ा था थॉमसन मॉडल में
कि थॉम्सन मॉडल, जिसको हम क्या बोलते हैं वाटरमेलन स्ट्रक्चर मॉडल भी, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन क्या थे, इंबेडेड थे, एंड जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और ओवरऑल एटम जो था न्यूट्रल था। बट उसको कहां पे हमने ये बोला कि थॉम्सन मॉडल काम नहीं करता, जब हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखा। हमने ये देखा कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने ये फाइंड आउट किया, ऑब्जर्वेशन जो थी उसके बेस पे डिफरेंट कंक्लूजन निकाले कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जाते हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हर जगह होता तो अल्फा पार्टिकल्स पे रिपल्शन होता, लेकिन ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हर जगह प्रेजेंट नहीं है। तो वहां पे हमने थॉम्सन मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि रदरफोर्ड की जो प्रैक्टिकल था, उसका जो ऑब्जर्वेशन था, वो थॉम्सन मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा था। उसी तरह जो ड्रॉबैक्स है रदरफोर्ड मॉडल के, जब हम बोर्ड्स मॉडल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बोर्ड्स का क्या मॉडल था, किस तरीके से उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ऑर्बिट्स में, क्या उनकी एनर्जी होगी, और फिर वहां पे हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी आपको ये पॉइंट समझ नहीं आएगा, स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, इसमें हम कुछ चीजें पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे स्पेक्ट्रम का अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, इतना तो सबने पढ़ रखा होगा अपनी 9th-10th क्लास में, जो हम पढ़ते थे कि जब एक विजिबल लाइट को या फिर हमारी जो व्हाइट लाइट है को प्रिज्म पे हम अगर डालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, याद है सबको? उसको हम क्या बोलते थे, विबग्योर, है ना? तो ये जो डिफरेंट लाइट्स आती थी कि हमारी जो विजिबल लाइट है, जो व्हाइट लाइट है, उसको हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो 7 डिफरेंट कलर्स बनते थे, इनके अपने डिफरेंट वेवलेंथ होते थे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती थी। तो ये हमारा बनता था एक स्पेक्ट्रम, मतलब जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो लाइट्स हैं उनको अरेंज करना। उसी तरह लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इस पॉइंट को आप नोट करके बस रखिए कि ड्रॉबैक क्या है रदरफोर्ड मॉडल का, और इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट जो मैक्सवेल का था, एंड सेकंड पॉइंट ये, और ये कैसे फिर वहां पे बोर्ड्स मॉडल में इसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अब इसके आगे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे सम डिफरेंट एटॉमिक टर्म्स। ठीक है, तो हम कुछ बेसिक्स की अब बात कर ले, अगर सम एटॉमिक टर्म्स। अभी हम कहां तक पहुंचे, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के कुछ कंसेप्ट थे वो हमने पढ़े, उसके बाद हमने उसका ड्रॉबैक देखा। ठीक है, अब सम एटॉमिक टर्म्स में अगर हम बात कर लें, जैसे ये कुछ बेसिक्स है जो आपको पता है, लेकिन अभी आगे यूज होगा, लाइक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सबको पता है, हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या होता है एटॉमिक नंबर, किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सबको पता ही है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके लिए हो जाएगा? फॉर न्यूट्रल एटम, और फॉर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। This will be for charged species। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल की बात करें, लाइक अगर आपको एक दिया गया एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए क्या होगा? फॉर चार्ज स्पीसीज। जैसे आपको बोला जाए कि सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ठीक है, तो क्या बताया जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे फॉर न्यूट्रल एटम। सोडियम लिया है, ये इसका एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो गया 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया इसका 11। बट अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि Na+, तो इसके लिए अगर पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो बताइए कितने होंगे? Na+ सबको पता है, मैंने भी बताया था कि अगर एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तब पॉजिटिव चार्ज आता है, पता है ना सबको?
कि अगर एक एटम से Na एटम से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस, साथ में एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो ये एक चार्ज स्पीसीज बन गया। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब मैंने क्या निकाला है इस सोडियम से, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कम होकर कितने हो जाएंगे, 10 होंगे। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन तो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, उसको तो हमने निकाला नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने ही रहेंगे, 11, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी 11 है, इसलिए हमने यहाँ पे बोला है कि फॉर चार्ज स्पीसीज नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ 11 है तो Na का एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा। ऐसा थोड़ी कि Na प्लस बना दिया तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। तो इस केस में एटॉमिक नंबर 11 है, यहाँ भी 11 है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा वो 11, और यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों के इक्वल होगा। मतलब न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में, न्यूट्रल एटम के लिए हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के इक्वल होगा फॉर न्यूट्रल एटम। बट अगर चार्ज एटम्स है, जैसे चार्ज एटम या चार्ज कोई स्पीसीज है, तो उसके रिस्पेक्ट में एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, तो वहां पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं कर सकते। क्लियर सबको? देन सेकेंड, एटॉमिक मास नंबर, ये भी आई थिंक क्या सबने पढ़ा ही होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई होगा जिसने 9th या 10th क्लास में इस चीज को नहीं पढ़ा होगा। द सेकेंड एटॉमिक मास नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, ये किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, करेक्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होगा। ठीक है, जैसे किसी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर ये मेरा एलिमेंट है x, तो हम एटॉमिक नंबर यहां दिखा रहे हैं z, अभी इससे पहले हमने लिखा था एटॉमिक नंबर को z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटॉमिक मास नंबर को a से, दिस इज a। तो ये हमारा एक एलिमेंट है जहां पे a क्या रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक मास नंबर, एंड z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्लियर सबको? रफ करूं? थर्ड, कैलकुलेट करते हैं हम आइसोटोप्स। क्या आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स देखिए, atom of element which have same atomic number but different atomic mass number, है ना। एटम ऑफ एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। लाइक एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास है, अगर हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करें, दिस इज हाइड्रोजन, जो कि क्या आएगा 1H1, सबको पता है हाइड्रोजन के लिए 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ड्यूटेरियम, दिस इज 1H2 एंड ट्राइटियम विच इज 1H3, है ना। ये है हमारे पास हाइड्रोजन का एटम 1H1, ड्यूटेरियम के एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1H2 एंड ट्राइटियम 1H3। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहां मैंने बताया अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर है। तो नीचे वाली क्वांटिटी आप देखें 1 1 1 एंड दिस इज 1 2 एंड 3, तो एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम होगा विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, तो इन एटम्स को क्या बोला जाएगा, एक दूसरे का आइसोटोप्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कार्बन के रिस्पेक्ट में देखें, जैसे कार्बन 6C12 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6C14, कार्बन दो आइसोटोप्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, सेम एटॉमिक नंबर 6 एंड 6 बट एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे क्या है 12 एंड यहाँ पे क्या है 14। ठीक है, तो ऐसे एटम्स किसी एलिमेंट के जहां पे एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, वो क्या बन जाएंगे, आइसोटोप्स। तो दिस इज द थर्ड एटॉमिक टर्म।
Then we'll talk about isobars. Isobars क्या होते हैं? The atom of different element which have same atomic mass number but different एटॉमिक नंबर. मास नंबर सेम होगा. मास नंबर सेम होने का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का क्या एडिशन क्या होगा वहां पे सेम रहेगा. लाइक एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें आइसोबार्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अगर मैंने लिया 6C12 और साथ में 6C14, नॉट 6C12, लाइक अगर हम बात करें जैसे कैल्शियम इट इज 40, आर्गन के भी रिप्रेजेंट में हम दिखाते हैं 40, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 18, है ना. आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होगा 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40, एटॉमिक मास 40, है ना. तो दोनों का एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है. तो ये इस तरह के जो एटम्स होंगे, एटम ऑफ डिफरेंट है विच हैव सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर है बट एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे क्या है, सेम है. तो ये क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के आइसोबार्स बन जाएंगे. ठीक है. देन फोर्थ आइसोटोन्स. फोर्थ नहीं, आई थिंक फिफ्थ होगा ना ये, क्योंकि पहला हमारा एटॉमिक नंबर था, सेकंड एटॉमिक मास नंबर, थर्ड क्या था, आइसोटोप्स, फोर्थ आइसोबार्स, देन आइसोटोन्स. आइसोटोन्स हम बोलेंगे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have same number of neutrons. Atom of different element which have same number of neutrons. Isotones. Same number of neutron होने चाहिए. जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, मैंने ले लिया 6C14, साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम. तो ऑक्सीजन हम यहाँ पे लेते हैं 816, ये बन जाएगा. अब इस केस में, पहले केस में अगर मैं इस वाले एक एग्जांपल की बात करूं और इस वाले एग्जांपल को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, तो इस वाले के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा किसके, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के. एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा 6. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन हम क्या करते थे, एडिशन करते थे. क्या करते थे, फॉर्मूला याद है, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. एटॉमिक मास है 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 14 माइनस 6, जो कि कितना आ जाएगा 8. इसके लिए अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 माइनस 8, 8. तो इस केस में हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके लिए कितना है 8, इसके लिए कितना है 8. तो ऐसे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा उनके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमारे पास सेम हो गए तो वो क्या बन जाएंगे, आइसोटोन्स बन जाएंगे. क्लियर सबको. तो आपको ये चीजें हैं, ये डेफिनेशन से याद रखने, लाइक आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं. वैसे और हम डिफरेंट एटॉमिक टर्म्स क्या डिस्कशन कर रहे हैं. सिक्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक,
हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि हमने 4 डिफरेंट टर्म्स का डिस्कशन कर लिया, सॉरी वो वॉइस का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो उन 5 टर्म्स का डिस्कशन कर लिया, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयंस और molecule which have same number of electrons, atom or ions or molecules which have same number of electron, that is termed as isoelectronic. isoelectronic, ठीक है, एटम और आयंस और मॉलिक्यूल विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज टर्म्ड एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। जैसे एग्जांपल हम बात करें, अब इसमें क्या है, एटम भी आ सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या फिर वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब मैं फर्स्ट यहां पे बात करूं, जैसे मैं लिखूं O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg प्लस 2। मैं बोलूं ये चारों क्या है? दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या है? पहले तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या ये न्यूट्रल एटम्स है? नहीं, ये क्या है? आयंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्यों है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, Z इज इक्वल टू 8। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z इज इक्वल टू 9। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? Z इज इक्वल टू 11। एंड इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? Z इज इक्वल टू 12। करेक्ट? सो आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन के लिए 9, सोडियम के लिए 11, मैग्नीशियम के लिए 12। एटॉमिक नंबर ये हमको पता है। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा? अगर ये न्यूट्रल होता तो इतने इलेक्ट्रॉन होते, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते अगर ये न्यूट्रल होता तब। ये भी न्यूट्रल होता तो 9, ये न्यूट्रल होता तो 11, ये न्यूट्रल होता तो 12। अब यहां 2 माइनस लिखा है, 2 माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। 9 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितने हो गए? 10। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे जब ये न्यूट्रल था, फिर इसके ऊपर एक प्लस लिखा हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है बाहर। तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो कितने हो जाएंगे? 10। उसी तरह Mg2 प्लस में 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निकाल दिए, तो कितने बच जाएंगे? 10। तो इन चारों के पास अगर देखा जाए ओवरऑल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10। 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10, होते 8 जब ये न्यूट्रल होता। 2 माइनस है तो 2 गेन करेगा, 10 हो गए। ये F माइनस है, एक और गेन करेगा, तो 9 था तो 10 हुआ। ये एक निकाल रहा है तो 10 हुआ, ये 2 निकाल रहे तो 10 हुआ। तो O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg प्लस 2, ये सब क्या हो जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, क्योंकि इन सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 10। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आयंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह न्यूट्रल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ऐसे कोई भी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है, तो दे आर टर्म्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स और मिल सकते हैं यहां पे, तो हम और एग्जांपल की लाइक अगर बात करें हमारे पास, तो हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है CH3 प्लस एंड NH4 प्लस NH2 माइनस एंड C NH2 माइनस एंड NH3। आपको ये बताना है, लाइक अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, एक क्वेश्चन की तरह मैंने यहां पे ले लिया कि 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, जिसमें आपको ये बताना है विच इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, विच इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। विच इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि हमको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, कौन सा इसमें ऑड वन है। अब जैसे मैं पहले की बात करूं, CH3 प्लस, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं अगर मैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखिएगा इधर, कार्बन। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? कार्बन, कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कार्बन का लिखा 6 प्लस, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 हाइड्रोजन है तो 3, टोटल हो गया 6 प्लस 3। साथ में ओवरऑल लिखा हुआ है प्लस,
तो प्लस, एक प्लस लिखा है, प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। जब माइनस लिखा होता है तो क्या होता है, गेन कर रहे हैं। तो प्लस लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे माइनस कर दिए। तो इस रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे इसके पास, 6 + 3 9 - 1 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए 8। दूसरा हम करते हैं NH4+। यहां पे अगर हम देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नाइट्रोजन के लिए 7, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है 4, प्लस लिखा हुआ है तो -1 हो जाएगा। अब यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 - 1 कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद NH2-, NH2- के लिए अगर हम करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितना आ जाएगा, N के लिए 7, NH2- है, हाइड्रोजन के लिए 2, माइनस लिखा हुआ है तो +1 हो जाएगा। यहां पे +1 करेंगे तो यही कितना आ जाएगा, 10 नंबर। तो CO2 के लिए हम डिस्कस कर रहे थे, CO2 की हम बात कर रहे थे, नंबर ऑफ एटम कितने इसके पास, 3 है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 + 2 × 2, ऑक्सीजन के लिए 8, तो 6 + 16 कितना हो जाएगा ये CO2 के रिस्पेक्ट में, डिफरेंस आ जाएगा ना, 16 + 6 22 आ जाएगा। NO2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंट आ जाएगा, मतलब ये वाला हमारा नहीं बन पाएगा, सॉरी दिस वन इज नॉट NO2, दिस इज N2O। चेंज कर लीजिएगा सब लोग, दिस इज N2O, ठीक है, नहीं तो हमारे पास डिफरेंसेस आ जाएंगे। ये 22 है, एंड इसके रिस्पेक्ट में N2O जब आप लेंगे, N2O, तो नंबर ऑफ एटम 3 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं, 7 × 2 + 8, ऑक्सीजन के लिए 8, इसके लिए कितना हो जाएगा, 7 × 2 14 + 8, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 22, ठीक है। तो दोनों के लिए नंबर ऑफ एटम भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। इससे पहले हमने एग्जांपल क्या ले लिया था, NO2 ले लिया था, तो NO2 के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 23 आ रहे थे, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22 आ रहे हैं। तो फिर वो NO2 अगर हम लेंगे तो वो इसका एग्जाम्पल नहीं बन पाएगा, तो वो N2 है, उसकी जगह सब लोग करेक्ट कर लेंगे। N2O नंबर ऑफ एटम है 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 22, CO2 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 22, ठीक है। तो इस तरह के अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको एक दूसरे का क्या बोला जाएगा, आइसोस्टर्स। Then last, आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं हम, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स विच हैव सेम वैल्यू ऑफ n-p, elements which have same value of n-p termed as
आइसो डाइफर्स। सेम वैल्यू ऑफ n माइनस पी का मतलब क्या है? ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस, सेम वैल्यू ऑफ n माइनस पी। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, कार्बन 14, साथ में अगर हम ले लें नाइट्रोजन, ये मान लो मैंने ले लिया 6, ये मैंने ले लिया 7, तो क्या यहाँ पे ये बनेगा? n माइनस पी के डिफरेंसेस जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। इसमें नहीं बन पाएगा तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइक नाइट्रोजन 6, 7 एंड ऑक्सीजन अगर मैं 18 एंड ये ले लूं, ठीक है, इस केस में। अब इस केस में हमारे पास क्या आएगा? देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं पहले की, और मैं इसको इधर दिखा देता हूं। ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा? 8, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा? इस केस में इलेक्ट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8 एंड न्यूट्रॉन भी 8। तो इलेक्ट्रॉन में नहीं दिखा रहा हूं मैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिख रहा हूं। और इस वाले केस में अगर मैं लिखूं तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे? 7, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? ये भी 7 आएंगे। 14 माइनस 7 करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएगा, एंड 16 माइनस 8 करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएगा। इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है क्योंकि एटॉमिक नंबर। इसके लिए एटॉमिक नंबर 7, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 7। तो अब मैं दोनों के लिए अगर n माइनस पी की वैल्यू निकालो, इसके लिए n माइनस पी कितना आएगा? 8 माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0, और यहां पे n माइनस पी विच इज इक्वल टू 7 माइनस 7, 0। करेक्ट? तो यहां भी n माइनस पी 0, ये n माइनस पी। तो एलिमेंट्स विच हैव सेम वैल्यू ऑफ n माइनस पी, यानी कि n माइनस पी का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो अगर सेम हो रहा है तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा? आइसो डाइफर्स। क्लियर है सबको? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहां पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे वेव्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, और फिर उसके बाद आगे चल के हम बोर्ड्स मॉडल का डिस्कशन करेंगे। ये कुछ एटॉमिक टर्म्स थे जो आपको सबको पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, लाइक आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसो डाइफर्स क्या होते हैं, आइसोस्टर्स क्या होते हैं। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबकी आपको बस डेफिनेशन याद रखनी है। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप इजिली, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड आउट करने का, तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय। और हाँ, सब लोग जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आज, वो सब लोग मुझे सबमिट कर देंगे। जो 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए दिया, एक मैक्सिमम क्लोजेस्ट अप्रोच पे, एंड सेकंड मैंने किस पे दिया था? अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड होते हैं एट ए गिवन स्पेसिफिक एंगल। सो वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए और वो सॉल्व करके सबमिट कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।